तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसको दिमाग में सेट करना, बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड। तो वो ये सूत्र देके ये नाम पूछ सकता है या ये नाम हिंदी में लिख के सूत्र पूछ सकता है। तो आपको दोनों तरह से ध्यान रखना है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, ये लिख के ये पूछ सकता है, ये लिख के ये पूछ सकता है। तो आपको हर तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं, एक होता है आपका बुझा हुआ चूना और एक होता है बिना बुझा चूना। तो ये क्या है? शुष्क बुझा चूना। अब इस चीज को समझ लो। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, आप चूना लेके आते हो, आजकल तो मिलता नहीं है वैसा, पैकेट आते हैं तैयार के। पहले क्या होता था, जो ईंट भट्टे जहाँ से आपके चूना निकलता था वहां से ऐसे पत्थर के जैसे चूने के वो आते, चूना आता था, उसको जो भी बर्तन होता है घर में अवेलेबल, जैसे बाल्टी है, आपके ड्रम है, उसमें क्या करते हैं, उसको डाल देते थे, ऊपर से उसमें पानी डाल देते थे, तब क्या बच जाता था? ये कैल्शियम। ये क्या है? जल है आपका, ये क्या आपका? जल है। तो आपको इस सूत्र को भी ध्यान रखना है। वो कैसे पूछेगा? बुझे हुए चूने का सूत्र लिखो, कंफ्यूज नहीं होना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये क्या आपका? शुष्क भी नहीं लिख सकता, वो डायरेक्ट बुझा चूना पूछ सकता है। तो ये क्या आपका? बुझा हुआ चूना। इसकी अभिक्रिया किससे करवाई अपन ने? क्लोरीन गैस से। किससे करवाई? आपकी क्लोरीन गैस से। तो क्या बन गया आपका? CaOCl2 प्लस क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी? सॉरी, आपका वाटर रिमूव हो जाएगा। ये क्या आपका? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण है। तो ये परिभाषा भी पूछ सकते हैं या फिर ये समीकरण भी पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है और साथ में क्या बनता है? आपका जल। तो ये आपकी क्वेश्चन बन रहा है, ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। ये फॉर्मूला पूछ सकता है, इसका सूत्र लिखो, या ये किसका सूत्र है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है? सूत्र लिखिए, ठीक है। या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखिए। विरंजक चूर्ण को बनाते कैसे हैं? बुझे हुए चूने पे क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है आपका? विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है। तो ये तीनों चारों आपको ध्यान रखना। अब देखो इसके लक्षण देखा जाए तो ये कैसा होगा? पीला तीक्ष्ण गंध वाला। इसका कलर कैसे होगा? येलो कलर होगा, लाइट येलो होगा और इसमें तीक्ष्ण गंध आएगी। मतलब आपको दूर से पता चल जाएगा कि हाँ ये विरंजक चूर्ण है। पर किसको पता चलेगा? जो लैब में काम करता है या पहले से पता हो कि विरंजक चूर्ण की गंध ऐसे होती है। ये इसके गुण है, तीखा गंध वाला होगा। इसके अलावा ठंडे जल में भी, जैसे कई पदार्थ ऐसे होते हैं जल में घुल जाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो गर्म करने पे घुलते हैं, तो ये ठंडे जल में क्या होता है? आसानी से घुल जाता है। तो इसके गुण देखते हैं अपन। तीक्ष्ण गंध वाला होता है, मतलब अगर कहीं पड़ा है तो बाहर से ही पता चल जाएगी यहाँ पे कोई स्मेल आ रही है, कोई गंध आ रही है, ठीक है। ठंडे जल में भी घुल जाता है, गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। ठंडे जल में आसानी से घुल जाता है। ठंडे जल में क्या करेगा? आपका आसानी से घुल जाएगा, ठीक है। वायु में खुला छोड़ दोगे आप तो ये जो क्लोरीन गैस
दूसरी बात, अगर विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो विरंजक चूर्ण को अगर वायु में खुला छोड़ दोगे तो कौन सी गैस निकलेगी? आपकी क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस क्या होती है? आपकी निकलती है। अगर विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो आपके क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ये वायु से रिएक्शन कर लेगी, ये वायु से क्या कर लेगा? आपका अभिक्रिया कर लेगा और क्लोरीन गैस को क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। क्लोरीन क्या होती है? आपकी Cl2। ठीक है, तो ये था आपका विरंजक चूर्ण। अब देखते हैं इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। विरंजक चूर्ण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? उपयोग, वस्त्र उद्योग, मतलब जहाँ कपड़े बनाए जाते हैं। कागज उद्योग, इसकी वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग में विरंजन के लिए, मतलब कलर उड़ाने के लिए। ठीक है, विरंजन के लिए क्या किया जाता है? विरंजक के रूप में, वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग में क्या किया जाता है? विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो पेयजल होता है, पीने का जो पानी होता है, उसको शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को साफ करना, उसके लिए भी, रोगाणुनाशक के रूप में, अगर कोई बीमारी हो रखी है तो उसके रूप में भी क्या करेंगे? उसके जो रोगाणु होंगे, रोगाणुनाशक के रूप में, या फिर जैसे आपके हॉस्पिटल वगैरह के जो कपड़े होते हैं वो रोगाणु युक्त होते हैं तो उनको धोने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो अपन ने देखा विरंजक चूर्ण, उसका सूत्र देखा और उसके उपयोग देखे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या? इसके सूत्र और इसका ये इससे रिलेटेड भी 1 नंबर 1.5 नंबर का क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो उसमें उपयोग पूछ सकता है, सूत्र पूछ सकता है, बनाने की विधि पूछ सकता है। अगला देखते हैं बेकिंग सोडा। अगला देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सूत्र सबके ध्यान रखते हैं। इसका होता है NaHCO3, NaHCO3 बेकिंग सोडा। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका क्या आपका रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा। इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। इसे अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। इसका दूसरा नाम क्या है? खाने का सोडा। इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, खाने का सोडा भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। अब देखो इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग क्या होता है? अपन ने 2-3 क्लास पहले या 2 क्लास पहले एक नाम पढ़ा होगा एंटासिड। वैसे ही इसका उपयोग होता है एंटासिड के रूप में। तो देखो इसके उपयोग देखते हैं अपन। पहला उपयोग है एंटासिड के रूप में, एंटासिड के रूप में। अगर किसी के एसिडिटी हो रही है, उसके घर में इनो नहीं है, मिल्क और मैग्नीशियम नहीं है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। हाँ, खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, इसका उपयोग भी कर सकते हो। ये भी वही काम करता है जो आपका मिल्क और मैग्नीशियम करता है। ठीक है, इसके अलावा आप कई चीज़ें बनाते हो, जैसे कई लोग इडली सांभर बनाते हैं या फिर कोई लोग
किसके लिए उसको डाला जाता है। भाई आप लोग जो भी आपको खाने में सामान बनाते हो तो इसका उपयोग क्यों करते हो, ताकि वो स्पंजी बने। ठीक है, ये क्या करेगा, वो जो आपका आटा होगा, सूजी होगी, मैदा होगी, उसमें क्या करेगा, आपके ऐसे जाली जाली सी उत्पन्न कर देगा, जिससे क्या होगी, एयर चली जाएगी उसके अंदर और वो पार्ट क्या होगा, आपका स्पंजी बन जाएगा। तो इसका दूसरा उपयोग क्या है, खाद्य पदार्थों की बेकिंग में, खाद्य पदार्थों की बेकिंग में, मतलब पकाने में किया जाता है। खाद्य पदार्थों की बेकिंग में या पकाने में किया जाता। सोडा वाटर व शीतल पेय में, सोडा वाटर व शीतल पेय जिसको कोल्ड ड्रिंक बोलते हो, शीतल पेय में इसका उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर या शीतल पेय में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अग्निशामक यंत्र होता है, जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है। जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अपन ने देखा बेकिंग सोडा NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं। बताती हूँ, आग बुझाने का जो यंत्र होता है उसके अंदर एक पार्ट ये भी होता है। जैसे क्या करेंगे, दो केमिकल डाले हुए होते हैं, उसके अंदर ये भी होता है। जैसे आग बुझाने वाला यंत्र होता है, जब भी उसको यूज करते हैं तो उसके एक गुंडी सी लगी होती है, उसको पटकते हैं। जैसे पटकेंगे तो ये और जो दूसरा पदार्थ है वो रिएक्शन करेंगे और क्या होगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। जो बेकिंग सोडा होता है, आप घर पे जाके देख लेना, आज क्या करना, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना और फिर क्या करना, उसको पानी में डालना या उसमें नींबू डाल देना। थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना, उसमें नींबू डालना, तो आपको ऐसे बब्बल बब्बल से निकलते हुए नजर आएंगे, बबूले बबूले से निकल रहे हैं, तो वहां से क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे क्या किया जाता है, जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें ये होता है और दूसरे केमिकल होते हैं। जैसे उसको पटकते हैं तो वो दोनों केमिकल मिल जाते हैं, अंदर एक वो शीशी जो होती है, ट्यूब सी, वो मिलेंगे दोनों और कौन सी गैस बना देंगे, CO2 कार्बन, और ये बुझाने में काम आती है। कई बार क्या करते हैं आप लोग, अगर ग्रामीण इलाके में है या चूल्हे जलाते हैं तो क्या करते हैं, कई बार फूंक लगाते रहते हैं, फिर भी चूल्हा नहीं जलता, होता है कई बार। फिर कोई आपको कहता है कि इसको थोड़ी देर छोड़ दो, अपने आप जल जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने कंटिन्यू फूंक लगा के कौन सी गैस छोड़ी है, अपने मुंह से बाहर कौन सी निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जलाने में सहायक नहीं होती है। कौन जलाने में सहायक होती है, ऑक्सीजन। तो थोड़ी देर में क्या होगी, उस एरिया में क्या होगी, CO2 खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे ऑक्सीजन आके कवर कर लेगी और फिर आसानी से जल जाता। वही चीज यहाँ पे लागू होती है। तो ये था आपका बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। अगला देखते हैं धावन सोडा, जो धोने में काम आता है। धावन सोडा, इसका सूत्र ध्यान रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। Na2CO3 10H2, सूत्र पूरा का पूरा ध्यान रखना। इसमें 10 क्या है, आपके जल के अणु है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट। तो ये होता है आपका धावन सोडा, धोने वाला सोडा। ठीक है, ये कैसा होता है, सफेद कलर का होता है। कैसा होगा, सफेद कलर का होगा। और अगर इसको गर्म करते हैं तो ये जो पानी है, ये जो क्रिस्टल जल है, अपन देख चुके हैं, ये क्या है आपका क्रिस्टलन जल, पहले भी आ चुका आपका। जैसे आप इसको गर्म करोगे तो क्रिस्टलन जल क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाता है। क्रिस्टलन जल क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब है इसके उपयोग, धावन सोडे के उपयोग क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं।
धुलाई करने में, कपड़ों की धुलाई करने में, किसी भी चीज की धुलाई करने में। कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन इत्यादि के निर्माण में, इन सब के निर्माण में भी क्या किया जाता है, आपके धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। सचिन बहुत लेट आता है। तो जो धावन सोडा होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, धुलाई में। कास्टिक सोडा है, बेकिंग पाउडर है, कांच है, साबुन है, इनके निर्माण में। और अगला है इसका और उपयोग है अपमार्जक के रूप में। जो अपमार्जक होता है, जो साबुन से क्या होता है, आपका बेस्ट होता है। किस वजह से होता है कि साबुन क्या करता है, कठोर जल में झाग नहीं देता है, या ये कह सकते हैं साबुन कठोर जल के साथ अच्छे से सफाई नहीं करता, जिसको आप बोलते हैं ना डिटर्जेंट, सर्फ जिसको बोलते हैं, वो रियल में क्या होता है, आपका अपमार्जक होता है। तो जहाँ साबुन काम नहीं कर रहा वहाँ कौन काम करेगा, आपका अपमार्जक। तो इन सब में किसका उपयोग होता है, आपके धावन सोडे का, या कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का। इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है। इसके अलावा इसका उपयोग धुलाई में हो गया, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कांच है, इनके निर्माण में हो गया, और अपमार्जक के रूप में। आपको सारे सूत्र याद रखने हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन के आता है, निम्न के रासायनिक सूत्र लिखो। निम्न के रासायनिक सूत्र लिखो, वो हिंदी में लिख के दे देगा। धावन सोडा, बुझा हुआ चूना, मार्बल, चूना पत्थर, जिप्सम, तो ये सब वो हिंदी में लिख देगा। आपको सूत्र लिखने होंगे और हर का 1 नंबर या आधा नंबर होगा। ठीक है। तो सूत्र की बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगला देखते हैं पीओपी। पीओपी का नाम सबने सुना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaSO4 ½ अर्धहाइड्रेट, आधा जल का अणु है, इसको क्या बोला जाता है, आपका अर्धहाइड्रेट। ठीक है। हाइड्रेट वर्ड किसके लिए उपयोग करते हैं, जल के। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। मतलब इसमें आधा अणु किसका है, आपके जल का आधा अणु है, इसको क्या कहा गया, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट कहा गया। देखो इसके बारे में क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है। जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, वहाँ जिप्सम का सबसे पहले उपयोग किया गया था। तो ये कह सकते हैं इस जिप्सम को सबसे पहले गर्म करके ये बनाया गया था। जिप्सम को फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले क्या बनाया गया, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी बनाया। तो उसी के आधार पर इसको क्या कह दिया, पीओपी। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसमें क्या किया गया, सबसे पहली बार जिप्सम को गर्म करके क्या बनाया गया, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। इसके आधार पर इसका नाम पड़ा आपका पीओपी। ठीक है। पीओपी को जब गर्म करते हैं या उसमें पानी डाल के क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो वो कैसे हो जाती है, आपकी मृत हो जाती है, डेड हो जाती है। जैसे इसके उपयोग आप लोगों ने देखा होगा, जो बिल्डिंग वगैरह होती है उसके पीओपी की जाती है, या किसी का हार्ट टूट गया तो उसकी जो प्लास्टर किया जाता है वो किसका होता है, उस हड्डी को सेट
वाइट सा प्लास्टर बांध दिया जाता है, वो क्या होती है आपकी पीओपी होती है। तो पीओपी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब देखते हैं इसके उपयोग, इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। पहला लिख सकते हो भवन निर्माण में, जो भवन निर्माण किया जाता है वहां पीओपी का उपयोग किया जाता है भवन निर्माण में। दंत चिकित्सा में जो डॉक्टर होते हैं दांतों वाले, वो भी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं दांत की कोई चिकित्सा संबंधित में। फिर मूर्ति बनाने में पीओपी की मूर्तियां बनती है, सबको पता है, मार्केट में मिलती है पीओपी की मूर्तियां। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, जो प्लास्टर बोलते हैं आप, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, जैसे किसी के फ्रैक्चर हो गया तो उसके पक्का प्लास्टर कर दिया जाता है और उस पर किसका लेप दिया जाता है, आपके पीओपी का। कुछ टाइम बाद में क्या हो जाती है, वो रिकवर हो जाती है, उसको काट के रिमूव कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है आपके डेड पार्ट। एक और है अगिन सह ईंटों के निर्माण में, अगिन सह ईंटों के निर्माण में, मतलब ऐसी ईंटें जहां अगर आपने कोई पदार्थ रखा उसके अंदर तो वो ईंटें आग से भी नहीं जलेगी। उन ईंटों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, आपका पीओपी का। तो अपन ने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है CaSO4 12H2O, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, मतलब आधा अणु किसका, आपका जल का है। इसका उपयोग है भवन निर्माण में। ये कोई भी पूछेगा कि पेरिस की राजधानी फ्रांस में, ये नहीं आएगा आपके सूत्र से मतलब है साइंस में, ठीक है। उपयोग का है भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियां बनाने में, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, और अगिन सह ईंटों के निर्माण में अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐसे पदार्थ दे रखे थे, कुछ रसायन थे जो दैनिक जीवन में आपके काम आते हैं। अब इनके सूत्र याद करने, इनके रासायनिक नाम याद करने, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इनके सूत्र याद करोगे और रासायनिक नाम याद करोगे। उपयोग तो इतने टफ नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। एक कॉमन पॉइंट सब में लिख सकते हो, प्रयोगशाला में उपयोग के लिए जितने भी रसायन पढ़े थे ना अपन ने अभी तक, सबका उपयोग प्रयोगशाला में, एक भी ऐसा नहीं है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में नहीं होगा, ठीक है। बाकी जिस हिसाब से पूछा है, उपयोग वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, इनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, या हिंदी नाम से रासायनिक नाम, या रासायनिक नाम से हिंदी नाम, तो दोनों आपको ध्यान रखें, ठीक है। ये कब होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। अब अगला टॉपिक देखते हैं, साबुन व अपमार्जन। साबुन का नाम सबने सुना है, पर अपन को ये देखना है कि साबुन का रासायनिक संगठन क्या होता है। रसायन की भाषा में, विज्ञान की भाषा में साबुन क्या है। कई वैरायटी के साबुन होते हैं, तो अपन देखते हैं साबुन। दो चीज पढ़ेंगे, साबुन और अपमार्जन। तो पहले देखते हैं साबुन। साबुन क्या होते हैं, दीर्घ श्रृंखला वाले। देखो, कार्बन का एक गुण होता है श्रृंखला बनाने की क्षमता। एक अपने चैप्टर भी है केमिस्ट्री में, वो अपन पढ़ेंगे, वहां पे एक गुण आएगा कि कार्बन क्या करता है, श्रृंखला बनाता है, जुड़ता रहता है, एक चेन बना लेता है। तो यहाँ एक शब्द का उपयोग हो रहा है, दीर्घ श्रृंखला वाले, मतलब श्रृंखला कैसी होगी, लंबी होगी, ठीक है। दीर्घ श्रृंखला वाले, यहाँ एक शब्द आ रहा है दीर्घ श्रृंखला, मतलब लंबी श्रृंखला। कौन कौन से, साबुन का जो अणु होगा उसमें कार्बन 12 से लेके 18 तक होंगे। स्टार्ट ही कहाँ से होंगे, आपके 12 से स्टार्ट होंगे। इससे कम कार्बन वाला अणु आपके साबुन नहीं बना सकता। अपन रासायनिक संगठन देख रहे हैं, साबुन कैसा होता है वो यहाँ नहीं देखना अपन को देखना रासायनिक रूप से साबुन क्या होता है। तो दीर्घ श्रृंखला मतलब कार्बन 12 से लेके 18 श्रृंखला वाले कार्बन
पोटेशियम लवण किसका निर्माण करेंगे? साबुन का। दोबारा देखो, दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु, मतलब श्रृंखला कहां से कहां तक होगी? 12 से लेके 18 तक। कार्बन परमाणु की श्रृंखला कहां से कहां होगी? मिनिमम 12 और मैक्सिमम 18 परमाणु वाले वसा अम्ल। दीर्घ कार्बन श्रृंखला के परमाणु वाले वसा अम्लों वाले सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। अभी सूत्र लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। वसा अम्ल होंगे कौन से? स्टेरिक और पामेटिक। अब देखो अपन जैसे क्या कर रहे हैं, साबुन का सूत्र लिखें। थोड़ा इधर लिख देती हूँ। CH2COOR। R का मतलब है एल्किल समूह। R का मतलब क्या आपका? एल्किल समूह। ठीक है, ये क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे। सोडियम अपन साबुन का निर्माण देख रहे हैं, किससे रिएक्शन करेंगे? आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड। अपन पढ़े हुए अभी अभी पढ़े थे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बन गया? 3RCOONA। ये कौन है? आपका साबुन है। ये क्या आपका साबुन है। तो अपन ने क्या देखा? अब ये R है ना, यहाँ पे कोई सा भी समूह लग सकता है। अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि R एल्किल समूह क्या होता है। तो दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले ओलिक एसिड या पामेटिक एसिड की अभिक्रिया जब किससे करवाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई। तो देखो सोडियम लवण प्राप्त, या तो साबुन में क्या होगा? या तो सोडियम लवण होगा या पोटेशियम लवण होगा। तो ये साबुन है। इसके साथ एक क्वेश्चन बनता है कि साबुन के साथ सह उत्पाद क्या बनता है? तो साबुन के साथ सह उत्पाद बनता है ग्लिसरॉल। साबुन के साथ सह उत्पाद क्या बनता है आपका? ग्लिसरॉल। उसका सूत्र होता है CH2OH CHOH CH2OH। इसका नाम क्या है आपका? ग्लिसरॉल। तो साबुन के साथ सह उत्पाद क्या बन रहा है आपका? ग्लिसरॉल बन रहा है। ये साबुन है, अगर सूत्र पूछे तो ये लिख देना, ग्लिसरॉल के या साबुन के साथ सह उत्पाद क्या बनता है तो वो लिख दोगे। इसके अलावा साबुन बनाने की या साबुन के निर्माण की जो विधि होती है, साबुन के निर्माण की जो विधि होती है उसे कहते हैं साबुनीकरण। साबुन के निर्माण की विधि क्या कहलाएगी? साबुनीकरण। साबुन के निर्माण की विधि साबुनीकरण कहलाती है। ये ध्यान रखना। जिस विधि से साबुन का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं अपन? साबुनीकरण। तो ये था आपका साबुन। अब देखो कुछ साबुन पारदर्शी होते हैं। जिस साबुन में ग्लिसरीन का उपयोग होता है, ज्यादातर नहाने के साबुन में ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है, कास्टिक सोडे का कम किया जाता है। तो जो पारदर्शी साबुन होते हैं, जैसे पियर्स देखा होगा, फ्रेश देखा होगा, तो वो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्लिसरीन। तो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये ग्लिसरॉल था। ग्लिसरीन का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, ग्लिसरीन। तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए क्या किया जाता है? आपका ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखो साबुन क्या करता है? कठोर जल में झाग नहीं देता। जो मीठा पानी होता है, मृदु जल होता है, उसी में सफाई का काम करता है। कठोर जल में काम नहीं करता। कठोर जल में काम क्यों नहीं करता? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन क्या करते हैं? कठोर जल में पाए जाते हैं, उनसे साबुन क्रिया नहीं कर पाता। और जो खारा पानी होता है, कठोर जल बोलते हैं जिसको साइंस की भाषा में, उसमें साबुन अच्छे से धुलाई नहीं करता है। इस समस्या के समाधान के लिए किसका निर्माण किया गया? अपमार्जक
बर्फ का निर्माण किया, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। 2 मिनट रुक जाओ।